Hello everyone, welcome to Manovigyan. My name is Mehek and this is a channel started by me and my co-mate Siddhi. So I'll just give you a brief introduction about this channel. Manovigyan itself means psychology, and as I am a BA honors psychology graduate from Delhi University itself, तो आई स्टार्टेड दिस चैनल क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी इन माई कॉलेज ईयर सेमेस्टर्स में कि मैं लास्ट मोमेंट वेयर आई शुड स्टडी फ्रॉम, क्योंकि देर वर वेरी फ्यू टू नॉन वीडियोज़ अवेलेबल हर एक टॉपिक का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है. तो थिंकिंग कीपिंग दिस इन माइंड, मी एंड सिद्धि केम अप विद द प्लान कि लेट्स स्टार्ट दिस चैनल. यू गाइज विल मीट सिद्धि इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़. तो दिस वॉज द मेन मोटिव. तो हम इस चैनल में वी विल बी टीचिंग साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स जो हर एक सेमेस्टर के हैं एक एक करके. ठीक है, तो सबसे पहला वी विल बी इन दिस वीडियो विल बी स्टार्टिंग विद सेमेस्टर 2 साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसमें एक बार सिलेबस देख लेते हैं. तो आज की क्लास में आई विल बी डीलिंग विद पर्सनैलिटी. ठीक है, जिसमें आई विल टॉक अबाउट नेचर ऑफ पर्सनैलिटी. वी विल स्टडी अबाउट द अप्रोचेस जो 4 है: साइकोडायनेमिक, ह्यूमनिस्टिक, ट्रेट एंड सोशल कॉग्निटिव. बाकी के जो टॉपिक्स हैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो दिस क्लास विल गेट वेरी लेंथी. तो ज़्यादा आई डोंट वांट टू गिव अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन. सिद्धि विल ऑल्सो गिव इट इन आवर क्लास. तो हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले पर्सनैलिटी होता क्या है? द यूनिक and relatively stable ways in which people think, feel and behave. यूनिक कैसे हुआ? हर एक इंसान की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है. मेरी पर्सनालिटी आपसे बहुत डिफरेंट होगी, सिमिलरली एंड वाइस वर्सा. ठीक है, और स्टेबल वेज इन विच पीपल थिंक, फील एंड बिहेव. अब इफ समबडी इज़ एन एक्सट्रोवर्ट, वो वैसे फील, थिंक और बिहेव करेगा टू समबडी हु इज़ एन इंट्रोवर्ट. कोई पेसिमिस्ट है तो वो वैसे थिंक, फील, बिहेव करेगा टू समबडी हु इज़ एन ऑप्टिमिस्ट. ठीक है, ऐसे पर्सनालिटी सबकी अपने आप में डिफ़र करती है. अब हम नेचर ऑफ पर्सनालिटी देखते क्या होता है. पीपल हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी सिंस एंशिएंट टाइम्स. बहुत टाइम पहले से हमने इस टॉपिक को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया था, पर कोई सिंगल एक्सप्लेनेशन नहीं है पर्सनालिटी की. क्यों? क्योंकि जो पर्सनालिटी है वो अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है. इसको हम साइंटिफिकली मेजर नहीं कर सकते जैसे हम हाइट और वेट को मेजर करते हैं. बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज़ हैं जो पर्सनालिटी को डिफरेंट एंगल से देखती हैं. जैसे कुछ थ्योरीज़ हैं जो साइकोलॉजी को ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर देखती हैं कि कैसे हाउ अ पर्सन यूजुअली एक्ट्स. ठीक है, कुछ थ्योरीज़ हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशंस देखते हैं, जैसे इन्वायरमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करता है पर्सनालिटी को. पर्सनालिटी बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है, जैसे हमारे जीन्स हो गए, हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हो गए, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली हो गए, हमारी सोसाइटी हो गई. ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिससे हमारी पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस होती है. एक बार हम फिर से देख लेते हैं टॉपिक. जो पर्सनालिटी है वो एंशिएंट टाइम से एक्सप्लोर करने की अभी तक रिसर्चेस वगैरह हो रही हैं. इसमें कोई एक सिंगल एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि पर्सनालिटी अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसको साइंटिफिकली मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे हम हाइट और वेट को करते हैं. बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज़ हैं जो पर्सनालिटी पे हैं. वो सारी पर्सनालिटी को बहुत डिफरेंट एंगल से देखते हैं, जैसे इंडिविजुअल बिहेवियर के बेसिस पे और कुछ सिचुएशंस के बेसिस पे. और जो पर्सनालिटी है उसको बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स है जिससे वो इन्फ्लुएंस होता है. अब आगे बढ़ते हैं. अब आती हैं हमारी अप्रोचेस. हम इसमें पढ़ेंगे साइकोडायनेमिक, ह्यूमनिस्टिक, ट्रेट एंड सोशल कॉग्निटिव अप्रोचेस. तो हमारी सबसे पहले आती है साइकोडायनेमिक अप्रोचेस. आई थिंक जिनके पास 11th-12th में साइकोलॉजी थी उन्होंने इन सारे टॉपिक में एक बार पढ़ रखा है क्या होता है. ठीक है, बट आई विल स्टिल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रो अबाउट फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड के बारे में एक इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, इड, ईगो, सुपर ईगो, डिफेंस मैकेनिज्म एंड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस. ठीक है, मूविंग अहेड. सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रॉइड. अब जो फ्रॉइड था ही वॉज बॉर्न इन दी विक्टोरियन एजेस. अब जो विक्टोरियन एजेस है दैट वॉज अ टाइम जब सेक्शुअल रिप्रेशन था. पीपल यूज टू नॉट टॉक अबाउट ऑल दी सेक्शुअल एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग, एंड प्लेजर वॉज एक्चुअली कंसिडर्ड इमोरल, एंड ये विमेन के लिए एक्सपेक्टेड था कि दे सप्रेस देयर डिज़ायर्स. तो इसके कारण क्या हुआ, स्पेशली अपर क्लास वुमेन, एक सेक्सुअल रिप्रेशन क्रिएट हो गया. तो जितने भी फ्रॉइड के पेशेंट्स थे वो मेजरली सेक्सुअल रिप्रेशन की बात करते थे विद फ्रॉइड. उसके लिए थेरेपी एंड एवरीथिंग लेते थे. तभी हमने देखा है कि जो फ्रॉइड की मेजरली थ्योरीज़ या जो भी उसने डेवलप किया है वो सेक्सुअल रिप्रेशन इन सब पे बेस्ड है. ठीक है,
अब हम नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड में हमारे तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला आता है हमारा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जो करंट थॉट्स अवेयरनेस जो हमारे पास है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी क्लास ले रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं क्लास ले रही हूँ, मेरी बॉटल यहाँ पे पड़ी है, दीज आर दी थॉट्स अवेयरनेस जो मेरे पास अभी करंटली हैं। फिर आता है हमारा प्री कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। प्री कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड होता है जो इन्फॉर्मेशन मेमोरीज हमारे पास हैं बट हमें थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है उनको हमारी अवेयरनेस में लाने के लिए, ठीक है, पर हम उनके बारे में अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो हम ईजिली हम उन्हें अपनी अवेयरनेस में लेके आ सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब यू गिविंग योर एग्जाम तो देयर आर सम टॉपिक्स जो आपको पता है बट इफ़ यू जस्ट थिंक अ लिटिल बिट अबाउट देम आपकी अवेयरनेस में वो आ जाते हैं। वो सारी चीज़ें हमारे प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं। जो लास्ट है वो आता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड होता है रिजर्वॉयर ऑफ थॉट्स जो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो सकता है हमारे लिए, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं। ये हमारे ड्रीम्स और एक्शंस के थ्रू आते हैं। जैसे कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है ना, दैट आर दी थॉट्स थिंग्स जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं, ठीक है। और ये वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन शेपिंग आवर पर्सनैलिटी। नेक्स्ट आता है हमारा इड, ईगो एंड सुपर ईगो। जो इड होता है, इड इफ़ इट फील्स गुड डू इट। एक क्या है, इड क्या है, हमारा प्लेजर प्रिंसिपल है। इट इज़ अ कंप्लीट अनकॉन्शियस प्लेजर सीकिंग पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी जो हमारे बर्थ से हमारे पास होता है। ये हमारे बायोलॉजिकल ड्राइव्स हैं लाइक हंगर, थर्स्ट, सेल्फ प्रिजर्वेशन एक्सेट्रा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ somebody is on diet and he or she opens the fridge and see कि उधर एक chocolate cake पड़ा है, तो it will tell the person to get immediate gratification and eat the whole cake. That is what it is. Next comes ego. If it feels good, do it, but only if you can get away with it. ठीक है, तो ये हमारा reality principle होता है। The ego from the Latin word I is mostly conscious and is far more rational and logical than the id. ये बहुत हमारा रियलिटी प्रिंसिपल है, तो ये बहुत ज़्यादा मोर कॉन्शियस और रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे उन सारी चीज़ों को देखता है कि इफ़ आई एम ईटिंग द केक तो मैं उसको थोड़ा सा बाइट लूँ ताकि मेरे को उससे ज़्यादा मेरी डाइट पे भी अफेक्ट ना हो। तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है कि हम अपने एक्शन से हमारे इड के कारण हम कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ना ले लें, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सुपर ईगो। ये हमारा है मॉरल प्रिंसिपल जो हमें बताता है व्हाट इज़ कम्प्लीटली हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ मॉरली राइट है, कौन सी चीज़ मॉरली रॉन्ग। तो हमारे केक वाले एग्जाम्पल के हिसाब से सुपर ईगो विल टेल अस कि हमें बिल्कुल भी केक नहीं खाना चाहिए क्योंकि इट विल अफेक्ट अ कंसिस्टेंसी, हमारी डाइट को अफेक्ट करेगा और हमें हेल्दी खाना चाहिए। तो ये डिफरेंस है हमारा इड, ईगो और सुपर ईगो में, ठीक है। ये दिस इज़ अ लाइन दैट आई फाउंड विच सेज द इड इज़ यूजुअली अ लिटिल डेविल, द सुपर ईगो इज़ एन एंजल एंड ईगो इज़ द पर्सन और एन एनिमल कॉट इन द मिडल ट्राइंग टू डिसाइड व्हाट एक्शन टू टेक। तो सिंपल सा जैसे हमने देखा है ना कुछ कार्टून्स वगैरह में, देयर इज चाइल्ड स्टैंडिंग, एक तरफ देयर इज़ अ गुड फेरी, वन इज़ एन ईवल फेरी, द ईवल फेरी इज टेलिंग टू डू समथिंग प्लेजरेबल एंड द गुड फेरी इज टेलिंग समथिंग बट दैट इज़ नॉट प्लेजरेबल। तो एंड इन बिटवीन देयर इज़ द पर्सन दैट इज़ आवर ईगो जो हमें कहता है कि लेट्स टेक बोथ द थिंग्स इन टू एक्शन, पर थोड़ा थोड़ा दोनों का, ताकि हम सेटिस्फाई भी हो हमारी नीड्स और दूसरा हम कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज अपने हाथ में ना लें, ठीक है। So the id make demands, the super ego puts restrictions on how these demands can be met, and ego has to come up with a plan that will quiet the id and satisfy the ego, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा जो इड, ये आपने आइसबर्ग वाला डायग्राम आई थिंक बहुत सारी बुक्स हर जगह देखा ही होगा। तो जो इड होता है वो हमारा अनकॉन्शियस में होता है, जो हमारा सुपर ईगो होता है वो हमारा प्री कॉन्शियस में होता है, क्योंकि हम मॉरली सोच पाते हैं कि क्या गलत है क्या राइट है, बट फिर भी हम करते वो हैं जो हमें सेटिस्फैक्शन दे और साथ में हमारे सुपर ईगो से भी मीट करे। हम इन बिटवीन सोचते हैं, दैट इज़ अ कॉन्शियस जो हमारा ईगो होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स। अब डिफेंस मैकेनिज्म्स को पढ़ते हुए फर्स्ट आई विल रीड द एग्जांपल्स और उसके बाद आई विल रीड द डेफिनेशन ऑफ द जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इट विल बी ईजिली अंडरस्टैंड होगा वो, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है डिनाइल का, विच इज़ रेनाटा रेफ्यूजेस टू एक्नॉलेज हर सन वॉज किल्ड ड्यूरिंग द रीसेंट मिलिट्री डिप्लॉयमेंट। जो रेनाटा है उसका जो सन है दैट इज़ किल्ड ड्यूरिंग एन मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, तो बट वो एक्नॉलेज नहीं करती है फैक्ट को। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे इफ समबडी गेट्स कैंसर तो ही और शी सेज कि नहीं मेरे को तो कैंसर नहीं हो, दैट इज़ कॉल्ड डिनाइल। रेफ्यूजल
टू रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेज दी थ्रेटनिंग सिचुएशन. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा रिप्रेशन. रीगन हु वाज सेक्सुअली अब्यूज्ड एज अ चाइल्ड कैन नॉट रिमेंबर द अब्यूज एट ऑल. अब जो रीगन ही वॉज अब्यूज इन हिज चाइल्डहुड एंड दैट इज़ वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, तो अब उसे वो बिल्कुल याद नहीं है. दैट इज़ रिप्रेशन. आपने अपने थ्रेटनिंग थॉट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स को सप्रेस कर दिया, रिप्रेस कर दिया और उन्हें पुश कर दिया अपने अनकॉन्शियस माइंड में. दैट इज़ कॉल्ड रिप्रेशन. नेक्स्ट आता है हमारा रैशनलाइजेशन. अब रैशनलाइजेशन क्या होता है? इफ़ आई डोंट हैव ब्रेकफास्ट आई कैन हैव द पीस ऑफ केक लेटर और विदाउट हर्टिंग माई डाइट. तो आप एक एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज़ बनाते हो अपने अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर के लिए. जैसे इसका एक और ईजी एग्जाम्पल हो जाएगा कि आप के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए, क्योंकि आप वैसे तो पढ़ के नहीं गए थे इसी कारण नहीं आए, बट आप उसके लिए बोलते हो कि जो मेरा पेन है वो लकी नहीं था, इसी कारण मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए. तो एक अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर के लिए आप एक अपने आप को एक एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज़ देते हो. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेक्शन. Maria is attached to her sister's husband but denies this and believes the husband is attracted to her. हम प्रोजेक्शन में क्या करते हैं कि हम अपने अनएक्सेप्टेबल थॉट्स को दूसरों पर डाल देते हैं कि आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू दी माई सिस्टर्स हस्बैंड बट ही इज़ अट्रैक्टेड टू मी. दैट इज़ नोन एज प्रोजेक्शन. नेक्स्ट कम्स रिएक्शन फॉर्मेशन. Kyle is unconsciously attracted to Sian but outwardly voices an extreme hatred to homosexuals. तो अनकॉन्शियसली काइल लाइक सियान. ठीक है. बट आउटवर्डली वो दिखाता है कि नहीं ही हैज़ एन हेटरेड टूवर्ड्स होमोसेक्सुअल. वाई दिस हैपेंस? फॉर्मिंग एन इमोशनल रिएक्शन और एटीट्यूड दैट इज़ द अपोजिट ऑफ वंस थ्रेटनिंग और अनएक्सेप्टेबल एक्चुअल थॉट्स. तो काइल के लिए एक्सेप्ट करना कि वो सियान को पसंद करता है वो एक अनएक्सेप्टेबल थॉट है. तो दैट इज़ वाई वो उसका अनकॉन्शियस में है और वो एक्सट्रीम में आके बोलता है कि ही इज़ अगेंस्ट होमोसेक्सुअलिटी. ठीक है. नेक्स्ट कम डिस्प्लेसमेंट. सैंड्रा गेट्स रिप्रीमेंडेड बाय हर बॉस. रिप्रीमेंडेड का मतलब होता है डांट खाना बाय हर बॉस एंड गोज होम टू एंग्रीली पिक अप अ फाइट विद हर हस्बैंड. अब डिस्प्लेसमेंट इसमें का मतलब हुआ कि आप अपने रियल टारगेट पे, जैसे जो अब सैंड्रा कैन नॉट शाउट बैक ऑन द बॉस, तो शी गोज होम और जो लेस थ्रेटनिंग टारगेट है उस पर शी बर्स्ट आउट हर एंगर. दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट आता है हमारा रिग्रेशन. रिग्रेशन का इसमें एग्जाम्पल है 4-year-old ब्लेन starts wetting his bed after his parents bring home a newborn baby. Maybe Blaine thought that if the newborn baby comes home, he would get less attention of the parents. तो रिग्रेशन हुआ फॉलिंग बैक ऑन चाइल्ड लाइक पैटर्न. अब 4-year-old बच्चे से भी डू नॉट एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू वेट हिज बेड, बट इफ ही इज डूइंग दैट इज अ कोपिंग मैकेनिज्म बिकॉज ऑफ द न्यू चाइल्ड दैट हैज come to his house, and that is a stressful situation for the child, and that is called regression. अब आता है identification. Samantha really admires Emily, the most populous girl in school, and tries to copy her behavior and dress. जो Samantha है उसको Emily वो एडमायर करती है एमिली को, तो वो क्या करती है, वो उसका बिहेवियर को अपने अंदर ले लेती है, मतलब कॉपी करने लग जाती है उस बिहेवियर को, ताकि वो एंग्जाइटी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. ट्राइंग टू बिकम लाइक समवन एल्स टू डील विद वंस एंग्जाइटी, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन. नेक्स्ट आता है कंपनसेशन, जिसको हम सब्सटीट्यूशन भी कहते हैं. जैसे ईथन इज़ नॉट गुड एट एथलेटिक्स, सो ही पुट्स ऑल हिज एनर्जीज इनटू बिकमिंग एन एकेडमिक स्कॉलर. जैसे फॉर एग्जांपल समबडी नोज कि वो एथलेटिक कामों में अच्छा नहीं है, तो अपनी सारी एनर्जी अपने स्टडीज़ में डाल देता है, या वाइसा वर्सा. तो आपने एक जगह अपनी सारी चीज़ दूसरी जगह सब्सटीट्यूट कर दी. ट्राइंग टू मेक अप फॉर एरियाज इन विच लैक इज़ परसीव बाई बिकमिंग सुपीरियर इन सम अदर एरिया. आप यहाँ एथलेटिक्स में या स्पोर्ट्स में आप इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते, आपको पता है, तो आप उसको अपने अच्छा. नेक्स्ट आता है हमारा कंपनसेशन सब्सटीट्यूशन. ईथन इज़ नॉट गुड एट एथलेटिक्स, सो ही पुट्स ऑल हिज एनर्जी इनटू बिकमिंग एन एकेडमिक स्कॉलर. अब जो ईथन है उसको पता है वो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है, तो अपनी सारी एनर्जी कहाँ लगा देता है, एकेडमिक्स में. तो ट्राइंग टू मेकअप फॉर एरियाज इन विच
अ लैक इज़ परसीव बाय बिकमिंग सुपीरियर इन सम अदर एरियाज। वो एथलीट में अच्छा नहीं था, स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था, तो वो जाके अकेडमिक्स में उसने अच्छा करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज़ नोन एज कंपनसेशन सब्सटीट्यूशन। लास्ट आता है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या कहता है? राइडर हु इज़ अग्रेसिव बिकम्स अ मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर। अब जो रायन है वो बहुत अग्रेसिव है, बहुत वायलेंट है, तो वो क्या करता है, वो एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर बन जाता है। ठीक है, टर्निंग सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर दैट इज अग्रेशन एंड वायलेंट बिहेवियर इनटू सोशली एक्सेप्टेड वन, जैसे ही गेट्स इनटू मार्शल आर्ट फाइटर बन जाता है वो। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट आते हैं साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। अब साइकोसेक्सुअल स्टेजेस क्या हैं? सबसे पहला आता है हमारा ओरल स्टेज, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 18 months। अब साइकोसेक्सुअल स्टेजेस भी हमारे सिगमंड फ्रॉइड ने दिए थे। इधर क्या होता है, जो हमारा प्लेजर है दैट इज़ आवर माउथ। जो 0 to 18 months का बेबी होता है उसका प्लेजर सीकिंग एरिया होता है उसका माउथ, दैट इज़ सकिंग, ईटिंग, उसी से सब कुछ करता है। अब मेन कन्फ्लिक्ट कब आता है? वीनिंग के टाइम पे, जब मदर स्टॉप्स ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड एंड इंट्रोड्यूस द चाइल्ड टू solid food, that is when problem starts to happen, conflicts happen। अब फिक्सेशन क्या होता है? स्टक एट अ पर्टिकुलर डेवलपमेंट स्टेज। जब कोई एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट स्टेज में स्टक हो जाता है, क्योंकि उनके स्टेज या तो बहुत ओवरली सेटिस्फाई हो जाते हैं या बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो पाते। अब अगर कोई ओरल स्टेज में फिक्सेट हो जाता है तो उसके हैबिट्स हो जाती है जैसे ओवर ईटिंग, स्मोकिंग और बीइंग ओवरली डिपेंडेंट, अग्रेसिव। ये फ्यूचर में दिखाई देता है कि द पर्सन स्टार्ट्स टू स्मोक और ओवर ईट। नेक्स्ट आता है हमारा एनुअल स्टेज, जो होता है 18 to 36 months। तो इसमें जो प्लेजर सीकिंग एरिया माउथ से चेंज होकर बाउल कंट्रोल पे आ जाता है। द कन्फ्लिक्ट इज टॉयलेट ट्रेनिंग। अब इस स्टेज पे द चाइल्ड इज गिवन टॉयलेट ट्रेनिंग। अब अगर टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत स्ट्रिक्ट होगी तो इन द फ्यूचर यू विल सी द चाइल्ड एज बीइंग वेरी स्टबर्न पर्सनालिटी या नीट। अगर टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा लीनियंट होगी तो चाइल्ड वुड बी वेरी मेसी एंड केयरलेस पर्सनालिटी। अब जो इसका मतलब है कि जो टॉयलेट ट्रेनिंग है ना ही वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, ना ही वो बहुत ज़्यादा लीनियंट होनी चाहिए, एक मिडल पाथ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज होता है हमारा 3 to 6 years में स्टार्ट होता है। इसमें फोकस इज ऑन द जेनाइटल्स। अब माउथ से सेकंड में आता है बाउल कंट्रोल, उसके बाद आ जाता है जेनाइटल्स में। नाउ द चाइल्ड इज क्यूरियस अबाउट डिफरेंस बिटवीन द टू सेक्सेस। तो चिल्ड्रन डेवलप अटैचमेंट टू द अपोजिट सेक्स पेरेंट्स, जिसको हम ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। फिक्सेशन में कॉज कंसर्न अबाउट वन सेल्फ इमेज एंड इमेच्योर रिलेशनशिप्स इन द फ्यूचर। तो पहले हम देख लेते हैं ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इट रेफर्स टू अ यंग बॉयज unconscious attraction towards his mother. The boy is attracted to his mother and feels rivalry or jealousy towards the father. तो जैसे हमने ये भी देखा गया है कि the boy is always more attached to the mother and the girl is more attached to his father. इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बस वही होता है, इट रेफर्स टू गर्ल्स अनकॉन्शियस अट्रैक्शन टुवर्ड्स हर फादर एंड जेलेसी और राइवलरी टुवर्ड्स हर मदर। ठीक है, तो ये होता है हमारे ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और इसमें अगर इफ़ एनी चाइल्ड इज़ फिक्सेटेड इन दिस, तो दिस में कंसर्न बाद में उसको सेल्फ इमेज और वो एक बहुत इमेच्योर रिलेशनशिप्स डेवलप करने लग जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज होता है हमारे 6 years से लेकर प्यूबर्टी हिट होने से पहले तक। ठीक है, इसमें हमारी जो सेक्सुअल फीलिंग्स वो सारी रिप्रेस हो जाते हैं। जो चाइल्ड होता है टोटली फोकस्ड हो जाता है टुवर्ड्स स्टडीज़, स्कोलास्टिक, फ्रेंडशिप, स्किल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। लास्ट आता है हमारे जेनाइटल स्टेज। ये होता है जब हमारी प्यूबर्टी हिट करती है, दैट इज़ जब हम एक सेक्सुअल मेच्योरिटी डेवलप कर लेते हैं कि हमें पता चल जाता है कि हम हाउ टू इंटरैक्ट विद द अदर सेक्स पर्सन, हाउ टू टॉक, हाउ टू डील विद दैट। द फोकस शिफ्ट्स टू फॉर्मिंग हेल्थी रोमांटिक एंड सोशल रिलेशनशिप्स। अब बहुत हेल्थी रिलेशनशिप्स बिल्ड करवाते हो उस स्टेज पे। बट जैसे फैलिक स्टेज में हमने फिक्सेशन क्या देखा था कि इमेच्योर रिलेशनशिप्स पीपल स्टार्ट टू हैव। तो ये थे हमारे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। अब दिस कंप्लीट साइकोडायनेमिक अप्रोच। तो हमने इंट्रोडक्शन अबाउट फ्रॉइड पढ़ा, जिसमें हमने विक्टोरियन एज के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि उधर कैसे सेक्सुअल डिज़ायर्स को फॉरबिड किया गया था। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पढ़ा, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड जहाँ पे हमारी अवेयरनेस होगी, सबकॉन्शियस जिसमें हमें हल्के से एफर्ट्स लगेंगे पर वो ईजिली हमारे कॉन्शियस में आ जाते हैं थॉट्स। अनकॉन्शियस जो ट्रॉमा ड्रिविंग, एंग्जाइटी ब्रिंगिंग थॉट्स होते हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, वो हमारे अनकॉन्शियस में होते हैं। फिर आता है हमारा इड, ईगो, सुपर ईगो।
इड, ईगो, सुपर ईगो। इड हमने पढ़ा जो हमारा रियलिटी प्लेजर प्रिंसिपल है, ईगो हमारा रियलिटी प्रिंसिपल है और सुपर ईगो हमारा मॉरल प्रिंसिपल है। डिफेंस मैकेनिज्म्स हमने पढ़ लिए, जैसे डिनायल हो गया, फिर हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, एक्सेट्रा। और फिर हमारे आते हैं साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में हमने 5 स्टेजेस पढ़े, ओरल, एनल, जेनाइटल, फैलिक एंड लेटेंसी स्टेज। ये 5 स्टेजेस हैं जो हमारे ऑर्डर में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच विच वॉज गिवन बाय कार्ल रॉजर एंड अब्राहम मैस्लो, उनके बारे में। रियल और आइडियल सेल्फ क्या होता है, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, और उसके पूरे इस टॉपिक की स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस हमारी क्या हैं, ये हम इस वाले पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लेते हैं अबाउट कार्ल रॉजर एंड अब्राहम मैस्लो। Carl Rogers and Abraham Maslow wanted psychology to focus on the things that make people uniquely human, such as subjective emotions and freedom to choose one's own destiny. Carl Rogers और Abraham Maslow ने मेजरली ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में वर्क किया है कि हम कैसे हमारे पास अपनी फ्रीडम की, हम अपनी खुद की डेस्टिनी लिख सकें, हमारे सब्जेक्टिव इमोशन, सब ह्यूमंस कैसे यूनिकली डिफरेंट हैं एक दूसरे से, कैसे यूनिक हैं एक दूसरे से। दे बिलीव दैट एवरी पर्सन, हम सबका एक एम है टू ग्रो, इम्प्रूव एंड अचीव आवर ओन फुल पोटेंशियल। अगर आप ये क्लास देख रहे हो तो आपका एम है कि यू स्कोर गुड मार्क्स। अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे देन यूल गेट योर डिग्री एंड उसके बाद यू विल गेट सक्सेसफुल इन लाइफ। दैट इज़ द मेन रीज़न वाई अ पर्सन, दिस इज़ हाउ अ पर्सन नेचुरली डेवलप्स, और इसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हाट इज़ रियल एंड आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ होता है जैसे हम एक्चुअली हैं, हम अपने आप को जैसे एक्चुअली देखते हैं, हमारे रियल ट्रेड्स, हमारी रियल एबिलिटीज़, हमारी रियल पर्सनालिटी। आइडियल सेल्फ है हम कैसा बनना चाहते हैं। हम ये हमारा आइडियल सेल्फ इन्फ्लुएंस्ड होता है बहुत ज़्यादा हमारे पेरेंट्स, हमारे जो फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। जब हमारे रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच में एक बहुत कम गैप होता है, हम बहुत कॉन्फिडेंट, अपने आप को बहुत सेटिस्फाइड फील करते हैं, और दिस इज़ कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। और जब हमारे आइडियल और रियल सेल्फ में बहुत ज़्यादा गैप होगा, इससे हमें एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिससैटिस्फैक्शन होगा, और इसको हम कहते हैं इनकॉन्ग्रुएंस। जैसे इस पिक्चर में देखो, इसमें जो रियल और आइडियल सेल्फ के बीच में गैप बहुत कम है, तो दिस इज़ कॉन्ग्रुएंस एंड इससे हार्मनी होती है। वेरएज जो इसमें देखो, देयर इज द डिस्टेंस इज वे मोर देन द अबव पिक्चर, दिस विल कॉज एंग्जाइटी। रियल और आइडियल सेल्फ में अगर बहुत ज़्यादा गैप होता है, दैट कॉजेज एंग्जाइटी, और दिस कॉजेज इनकॉन्ग्रुएंस। नेक्स्ट आता है हमारा कंडीशन एंड अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड। अब कंडीशन एंड अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड में क्या होगा, पहले तो पॉजिटिव रिगार्ड होता क्या है। पॉजिटिव रिगार्ड होता है लव, वार्म, अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट जो हम रिसीव करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पीपल, जैसे पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स, फैमिली, वो होता है हमारा पॉजिटिव रिगार्ड। अब अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या होगा, जब हमें ये सारी लव, वार्म, अफेक्शन, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें हमें मिले विदाउट एनी कंडीशन। जैसे योर पेरेंट्स विल सपोर्ट यू, चाहे आप कोई भी करियर पाथ चूज़ करो, देयर लव एंड अफेक्शन फॉर यू वोंट बिकम लेस। और यही एक चीज़ है जो हेल्प करेगी एक इंसान को अपने फुल पोटेंशियल, फुल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव करने में। कंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड क्या होता है कि जो लव, वार्मथ, अफेक्शन आपको तभी मिल रहे जब आप अपने इंपॉर्टेंट पीपल की एक्सपेक्टेशंस को अचीव करो। अब पेरेंट्स ओनली गिव लव, warmth, affection to the child if he or she agrees to become a doctor, but if he or she takes another path that would affect the relationship, that is called conditional positive regard, कि आपने condition लगा दी to your love, warmth and affection। ठीक है, this creates pressure, anxiety and limits the personal growth। what is a fully functioning person? फुली फंक्शनिंग पर्सन का कंसेप्ट किसने दिया था, रॉजर्स ने। ठीक है, अ पर्सन हु एक्सेप्ट देमसेल्व्स, ट्रस्ट देयर फीलिंग एंड फ्रीली डेवलप देयर पोटेंशियल। एक इंसान जो अपने आप को एक्सेप्ट करता है एज हु ही और शी इज़, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता है, अपनी फीलिंग्स को ट्रस्ट करता है और अपने डेवलप करता है अपना फुल पोटेंशियल, दैट इज़ नोन एज अ फुली फंक्शनिंग पर्सन। नेक्स्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो मैस्लो ने दिया था। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, जो हमने ऊपर भी देखा, लाइफ लॉन्ग गोल ऑफ बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ऑल ऑफ अस वांट्स टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ एंड दैट इज़ आवर गोल, एंड
दैट इज़ नोन एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. व्हेन समबडी अचीव्स दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. Roger believed a person must first become fully functioning and to achieve सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. पहले आपको एक फुली फंक्शनिंग पर्सन बनना पड़ेगा, आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा अपनी फीलिंग्स को, तभी आप अपने बेस्ट वर्जन को अचीव कर पाओगे. दैट इज़ नोन एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशन. इस थ्योरी की स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशन है. ह्यूमनिस्टिक थ्योरी की स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशन है. पहले स्ट्रेंथ है कि ये फुली फोकस्ड है टुवर्ड्स ह्यूमन पोटेंशियल, कि हमारी सेल्फ ग्रोथ कैसे होगी, हम कैसे अपनी डेस्टिनी अपनी कैसे लिख सकते हैं, हम कैसे अचीव कर सकते हैं सब कुछ अपनी लाइफ में. ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव क्वालिटीज़ पे बिलीव करता है, जैसे एम्पथी, पर्सनल ग्रोथ, क्रिएटिविटी एक्सेट्रा. ये थेरेपीज़ में भी हेल्प करता है कि हाउ अ पर्सन कैन इंक्रीज हिज और हर सेल्फ एस्टीम एंड रिलेशनशिप, एंड इसी के थ्रू देयर वाज द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी. आई थिंक दैट वुड बी वन ऑफ योर चैप्टर, और आई गेस एक पूरा सब्जेक्ट ही होगा इन दी अपकमिंग ईयर्स. अब इसकी वीकनेसेस क्या हैं ह्यूमनिस्टिक थ्योरी की. ये थ्योरी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है. अब आई डोंट थिंक ह्यूमन नेचर में सब कुछ इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है. देयर आर मेनी नेगेटिव थिंग्स दैट ऑल्सो हैपन, बट दिस थ्योरी डजंट टॉक अबाउट देम. दिस थ्योरी डजंट टॉक अबाउट बिहेवियर्स लाइक टेररिज्म और सोशियोपैथी. मैनी कंसेप्ट आर हार्ड टू टेस्ट साइंटिफिकली. अब आप इन सारे कंसेप्ट को साइंटिफिकली नहीं देख सकते, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ें हैं. ठीक है, किसी इंसान ने अपना फुली पोटेंशियल गेन किया है या नहीं, वी डोंट नो, वी कैन नॉट मेजर दैट साइंटिफिकली, जैसे हम हाइट वेट कर सकते हैं. समटाइम्स कंसिडर्ड मोर फिलोसफिकल देन साइंटिफिक. ठीक है, ये थे हमारे स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस, और इससे हमारी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ख़त्म होती है. हम एक बार फिर से देख लेते हैं. ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंदर हमारी 4 चीज़ें थी. हमने कार्ल रॉजर और अब्राहम मैस्लो के बारे में पढ़ा. उन्होंने बताया था फ्रीडम टू चूज़ वंस ओन डेस्टिनी, सब्जेक्टिव इमोशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बात किया. रियल एंड आइडियल सेल्फ. रियल सेल्फ वो होता है जो हम अभी करंटली हैं. आइडियल सेल्फ जो हम अपने आप को फ्यूचर में देखते हैं. अगर उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है तो इनकॉन्ग्रुएंस होगा, अगर कम गैप है तो कॉन्ग्रुएंस होगा. कंडीशन एंड कंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड कि इंपॉर्टेंट पीपल से यू विल गेट वार्मथ, you will get love irrespective of the fact कि what you do in life, and condition is completely opposite to that. जब आप उनकी सुनोगे, जब आप then only you will get warmth and love. Strength and limitation हमने देखा कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और limitations हमने ये हेल्प करता है थेरेपीज़ वगैरह में. और limitations देखी कि doesn't talk about the negative और the pessimistic parts of the human behavior. ठीक है, दैट कम्प्लीट्स आर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. हमने 2 अप्रोचेस कंप्लीट कर दिए, साइकोडायनेमिक एंड ह्यूमनिस्टिक. अब वील मूव टू द नेक्स्ट अप्रोच. नेक्स्ट आती है हमारी ट्रेट अप्रोच. ट्रेट अप्रोच हमारी एल्पोर्ट ने दी थी. हम एल्पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, कैटल एंड दी 16 PF के बारे में पढ़ेंगे, और 5 फैक्टर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमारा आता है अबाउट एल्पोर्ट. तो एल्पोर्ट ने क्या किया था, उसने डिक्शनरी पूरी स्कैन करी और उसके अंदर अराउंड 8000 वर्ड्स उसने फाइंड किए जिसको वो ट्रेड्स बोलता था. तो उन 18,000 वर्ड्स से वो कम 200 वर्ड्स पे आया जिसको उसने ट्रेड्स बोला. और उसने बोला कि सारे जो ट्रेड्स हमारे 200 वर्ड्स हैं, ये सारे हमारे वायर्ड हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, एंड दैट इज़ हाउ आवर पर्सनालिटी इज़ बिल्ट. पर हर एक इंसान की जो बिल्ट है ये बहुत यूनिक है, सबका डिफरेंट है. कॉन्स्टिलेशन एक बना हुआ है हमारे नर्वस सिस्टम में, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट टू वन. किसी के बहुत ज़्यादा, किसी का एक ट्रेड बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, वेरेज दूसरे इंसान में वो ट्रेड बहुत ज़्यादा सबमिसिव होगा. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कैटल एंड द 16 PF. अब 200 ट्रेड्स अपने आप में बहुत ज़्यादा हैं, तो रेमंड कैटल ने उनको 2 में डिवाइड कर दिया, सरफेस ट्रेड एंड सोर्स ट्रेड. ठीक है, सरफेस ट्रेड्स उसने बोला दीज रिप्रेजेंटिंग द पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक ईजिली सीन बाय द पीपल, कि आप ये एक इंसान को देख के बता सकते हो कि इसके ट्रेट है. जैसे इफ़ समबडी इज शाय, बीइंग क्वाइट एंड डिसलाइक द क्राउड्स, तो आप ये सारे ट्रेट्स बता पा रहे हो एक इंसान में कि बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत ज़्यादा शाय है. दीज आर नोन एज द सरफेस ट्रेट्स. फिर आते हैं सोर्स ट्रेट्स. जो सोर्स ट्रेट होते हैं, ये सारे जो हमने शाइनेस, क्वाइट, डिसलाइकिंग पढ़ा, ये एक बेसिक ट्रेट का बात है, दैट इज़ इंट्रोवर्जन. अगर ये उल्टा होता है, जैसे समबडी is very bold, somebody talks a lot, is okay with a crowded place, that is known as extraversion. ठीक है, तो ये इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सरफेस एंड सोर्स ट्रेट. सरफेस ट्रेट्स जो हम एक इंसान को देख के बता सकते हैं, सोर्स ट्रेट जो उसका एक बेसिक ट्रेट बनेगा, दैट इज नोन एज सोर्स ट्रेट.
अब आता है हमारा 5 फैक्टर मॉडल। अब जो ये 200 से हम फिर 2 ट्रेड्स पे आए, पर इन 2 ट्रेड्स के अंदर भी, सोर्स और सरफेस के अंदर भी बहुत सारे अपने आप में ट्रेड्स थे। तो हमने इन्हें और नैरो डाउन कर दिया टू दी 5 फैक्टर मॉडल। 5 फैक्टर मॉडल को हम बिग 5 भी बोलते हैं। इसको रिमेंबर करने के लिए देयर आर 5 ट्रेड्स, तो हम उन्हें एक वर्ड ओशन से रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। ओशन में सबसे पहला आता है ओ फॉर ओपननेस। ओपननेस मीन्स विलिंगनेस टू ट्राई न्यू थिंग्स एंड बी open to new experiences. अब somebody who is open to new experiences, who likes to try new things, who likes to travel, who likes to go out, who likes every new things, that person would be high on openness. And the person who doesn't like to explore new things, just for example, if I go to a restaurant, I like to order every time something unique, something different, whereas there are people who likes to order the same things that they are satisfied with, तो उनकी openness would be a little lower than to mine. Then हमारा आता है conscientiousness. I don't know if I'm pronouncing it right, एक बार you guys just check it out. इसमें क्या होता है, a person refers to person's organization and motivation. अब जो लोग इसमें हाई स्कोर करते हैं वो दे आर वेरी पंचुअल, दे आर केयरफुल विद देयर बिलोंगिंग्स, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज, दे आर वेरी मोटिवेटेड। वेयर एज जो लोग बहुत लो स्कोर करते हैं इसमें, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे मे बी लेट to the workplace, they do not take care of their belongings, etc. So this is known as conscientiousness. नेक्स्ट आता है हमारा एक्स्ट्रावर्जन। हमने भाई सेम एक्स्ट्रावर्जन इज एक्सट्रोवर्ट्स एंड इंट्रोवर्ट्स, ये एक्स्ट्रावर्जन टर्म हमें कार्ल यंग ने दी थी। तो पर्सनालिटी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है इसमें, एक्सट्रोवर्ट्स एंड इंट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं जो बहुत ऑन गोइंग एंड सोशलेबल होते हैं, वेयर एज इंट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो दे डो नॉट लाइक बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन, जो थोड़े शाय, थोड़े चुप चुप रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अग्रीएबलनेस। अग्रीएबलनेस हमारे एक बेसिक इमोशन टाइप है। जैसे फॉर एग्जांपल सम पीपल आर वेरी इजी गोइंग, फ्रेंडली, प्लेजेंट, तो दैट इज़ अग्रीएबलनेस। दे अग्री टू स्टाफ, दे आर फ्रेंडली, दे आर प्लेजेंट, दैट इज दे आर बीइंग हाई ऑन द अग्रीएबलनेस स्केल। एंड सम पीपल आर हार्ड टू गेट अलॉन्ग, grumpy, crabby, and they are at the lower end of the agreeableness scale. लास्ट आता है हमारा N for neuroticism. Neuroticism is emotional instability or stability. Somebody who worries a lot, over anxious, and is moody, score high on neuroticism, compared to somebody who has an even tempered, who is more calm, composed, score low. तो ये थे हमारे 5 फैक्टर मॉडल। तो ये एक छोटी सी टेबल है, यू गाइस कैन रीड इट। इसमें हाई ओपननेस में क्या चीज़ें हाई स्कोरर के लिए होती हैं और क्या लो स्कोरर के लिए होती है, एक बार यू गाइस कैन गो थ्रू दिस टेबल, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट करता है ट्रेड अप्रोच। तो हमने एल्पॉट के बारे में पढ़ लिया कि उसने 200 ट्रेड्स दिए थे, और फिर हमने कैटल एंड द 16 PF में सोर्स ट्रेड और सरफेस ट्रेड पढ़ा, और 5 फैक्टर मॉडल में हमने ओशन पढ़ा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल कॉग्निटिव अप्रोच। सोशल कॉग्निटिव अप्रोच हमारा में 2 पार्ट्स में आएगा इसमें। पहले तो बंडूराज रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन और सेल्फ एफिकेसी, और दूसरा आएगा रॉटर्स लर्निंग थ्योरी, और दूसरा उसमें आएगा एक्सपेक्टेंसीज। तो हम स्टार्ट करते हैं बंडूराज रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। तो अब बंडूराज रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म क्या कहता है? एल्बर्ट बंडूरा प्रपोज दैट पर्सनालिटी एंड बिहेवियर आर शेप्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ 3 फैक्टर्स। जो हमारी पर्सनालिटी है वो 3 फैक्टर्स जब इंटरैक्ट करते हैं उससे बनते हैं। वो 3 फैक्टर्स क्या है हमारा? इन्वायरमेंट, बिहेवियर एंड पर्सनल कॉग्निटिव फैक्टर्स, ठीक है। दीज 3 फैक्टर्स ईच अफेक्ट दी अदर 2। अब ये जो सारे तीनों फैक्टर्स हैं इनमें से एक फैक्टर भी होगा तो बाकी 2 फैक्टर्स को अफेक्ट करेगा। इसको हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। क्या कहते हैं हम इसे? रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, जब एक फैक्टर बाकी 2 फैक्टर्स को अफेक्ट करे। अब आई हैव एन एग्जाम्पल इन दिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रिचर्ड बच्चा है, ही वॉक्स इन टू अ क्लास, वहाँ देखता है कि कोई टीचर नहीं है। तो ये क्लासरूम का क्या हुआ? इन्वायरमेंट, ठीक है। अब उसने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में देखा है कि जब ऐसा कोई सिचुएशन होती है तो इफ़ ही टॉक्स लाउड एंड मेक पीपल लाफ, तो पीपल स्टार्ट टू लाफ एंड टेक पार्ट इन हिज एक्शंस। तो दिस इज हिज पर्सनल एंड कॉग्निटिव फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट। तो अब वो क्या करता है? वो क्लास में बहुत तेज़ जोक्स मारने लग जाता है। तो ये क्या हुआ? ये उसका बिहेवियर हुआ। हमारा एनवायरनमेंट था कि वो क्लास में कोई टीचर नहीं थी,
फिर उसके बाद उसने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से देखा कि ही टॉक्स और सबका अटेंशन लेता है, तो वो वर्कआउट करता है और फिर उसके अंदर उसने ये करने लगे, दैट इज़ बिहेवियर। अब जब सब लोग हंसने लगे तो ये जो उसका बिहेवियर था उसने इन्फ्लुएंस क्या किया, इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस किया उसकी क्लास के, तो उसने और सारे और ज़्यादा जोक्स कंटिन्यू करे। बट एकदम से क्लास में टीचर आ जाती है, तो क्या हुआ, क्लास का इन्वायरमेंट चेंज हो गया, सारे बच्चे चुप हो गए और रिचर्ड भी बिल्कुल चुप हो गया, उसने जोक्स मारना बंद कर दिया। तो ये क्या हुआ, रिचर्ड का बिहेवियर चेंज हुआ क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो गया था क्लासरूम का। अब रिचर्ड इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि उसको सेम जो सारी अटेंशन वगैरह मिल रही थी वो मिलेगी। तो दैट इज़ पर्सनल एंड कॉग्निटिव फैक्टर्स। दिस इज़ दी बंडूरास रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म थ्योरी। ये दिस वर्ड लुक्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस कि रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म होता क्या है विद दिस एग्जाम्पल। अब उसके बाद है हमारा सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी क्या होता है? सेल्फ एफिकेसी इज पर्सन्स एक्सपेक्टेंसी ऑफ हाउ इफेक्टिव his or her efforts to accomplish a goal will be in a particular circumstance. आई नो बहुत सारे वर्ड्स लग रहे हैं, बट इन अ सिंपल लैंग्वेज एक इंसान की एक्सपेक्टेंसी है कि जो एफर्ट्स कर रहा है वो क्या वो इफ़ेक्टिव भी होंगे उसको उसके गोल को अचीव करने में। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ सेल्फ एफिकेसी क्या होता है। सेल्फ एफिकेसी होता है कि क्या जो एक इंसान एफर्ट्स कर रहा है, जो वो एक्सपेक्ट करता है उसका आउटकम आने के लिए, क्या उससे उसका जो गोल है वो अचीव हो पाएगा। अब इसमें सेल्फ एफिकेसी कैन बी हाई और लो डिपेंडिंग ऑन व्हाट हैपेंड इन द सिमिलर सर्कमस्टांसेस इन द पास्ट। अब ये डिपेंड करता है कि आपने अगर ये आपका सिमिलर सर्कमस्टांस पास्ट में हुआ है तो आपने इसमें सक्सेस हासिल करके फेलियर, तो इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी उस सिचुएशन में सेल्फ एफिकेसी हाई होगी या लो होगी। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अब फियोना हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू राइट एन एक्स्ट्रा क्रेडिट पेपर टू इम्प्रूव हर ग्रेड इन साइकोलॉजी। अब उसका चॉइस है कि वो एक्स्ट्रा क्रेडिट पेपर लेके इम्प्रूव करे अपने साइकोलॉजी का ग्रेड। वो तभी करेगी ऐसा जब उसके पास्ट में उसने देखा होगा कि उसको गुड ग्रेड्स मिले हैं, टीचर्स ने बोला है कि वो लिख सकती है पेपर एंड शी कैन डू गुड इन द पेपर। दैट इज़ बीइंग हाई ऑन सेल्फ एफिकेसी। बट अगर वो उसकी सेल्फ एफिकेसी लो होती, मतलब उसने पिछले पेपर्स में अच्छा स्कोर नहीं किया होता, वो अच्छी तरह उसने पेपर नहीं लिखा होता, टीचर्स उसे इनकरेज नहीं करते, तो वो हाँ नहीं बोलते कि एक्स्ट्रा क्रेडिट पेपर करने के लिए। तो दैट इज़ हाउ सेल्फ एफिकेसी इफेक्ट्स आवर पर्सनैलिटी। तो बंडूरा के अकॉर्डिंग जिन लोगों की सेल्फ एफिकेसी हाई होती है वो आर वेरी परसिस्टेंट एंड एक्सपेक्ट टू सक्सीड इन लाइफ, वेरएज जिनकी लो होती है दे फेल एंड टेंड टू अवॉइड चैलेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रॉटर्स सोशल लर्निंग थ्योरी। अब रॉटर्स सोशल लर्निंग थ्योरी है वो एक मेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दैट इज़ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, अब लोग किन दो चीज़ों से किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं? अगर उनको रीइंफोर्समेंट मिलती है और वो उनका पनिशमेंट नहीं लेनी पड़ती। अब रीइंफोर्समेंट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर करता है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ अ चाइल्ड कंप्लीट्स हिज और हर होमवर्क ही गेट्स अ चॉकलेट, द चॉकलेट इज द रीइंफोर्समेंट। whereas if the child do an unacceptable behavior, जैसे if he or she doesn't complete the homework, तो उसको डांट पड़ती है, that is punishment. But what will the child want? The child will want chocolate, that is reinforcement, and he wants to avoid the punishment. ठीक है, तो ये पूरी थ्योरी मोटिवेशन पे वर्क करती है, और मोटिवेशन किन दो चीज़ों पे बेस्ड है? रीइंफोर्समेंट एंड अवॉइडिंग पनिशमेंट। अब रॉटर का फुल नेम है जूलियन रॉटर। उसने व्यू किया पर्सनैलिटी एज अ रिलेटिवली स्टेबल सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज। जो पर्सनैलिटी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि वो स्टेबल सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं टू वेरियस सिचुएशंस। इफ़ इन द पास्ट अ सर्टेन वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग लेड टू रीइंफोर्सिंग और प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंसेज। अब पास्ट में अगर कुछ चीज़ों के कारण उसे प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंसेज या रीइंफोर्समेंट मिला है तो वो उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, और वो चीज़ उसके पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी बन जाएगी। अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है? टेंडेंसी फॉर पीपल टू अज्यूम दैट दे ईदर हैव कंट्रोल और डू नॉट हैव कंट्रोल ऑन द इवेंट, कि आपका कंट्रोल है एक इवेंट पे या नहीं। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है कि मेरे एक्शंस, मेरे डिसीजंस के कारण ये जो कॉन्सिक्वेंस अच्छे या बुरे हुए हैं। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि मेरे की फेट, लक या किसी और के कारण ये जो सारी सिचुएशन या जो सर्कमस्टांसेस हुए हैं वो किसी और के कारण हुए हैं।
ये मेजरली हम ऐसे भी देखते हैं कि अगर कुछ बहुत अच्छा होता है देन वी से कि हमने बहुत मेहनत करी थी, वी टेक ऑल द थिंग ऑन अस, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल. बट अगर अच्छा नहीं जाता देन वी से कि हमारा लक अच्छा नहीं था, फेट अच्छा नहीं था, इसके कारण अच्छा नहीं हुआ. तो दैट इज़ एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल. जो लोग हाई होते हैं ऑन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, दे आर हाई अचीवमेंट, दे हैव हाई अचीवमेंट मोटिवेशन. वेरएज जो लोग लो होते हैं अचीवमेंट लोकस ऑफ एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल पे, जो हाई होते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल पे, दे हैव लो अचीवमेंट मोटिवेशन. ठीक है, ये था रॉटर्स सोशल लर्निंग थ्योरी. आई गेस एग्जाम्पल से थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ रहा होगा, इस वजह से आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन थिंग्स. ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी एक्सपेक्टेंसीज. एक्सपेक्टेंसीज क्या होता है? अब अकॉर्डिंग टू जूलियन रॉटर, 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर. 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है बिहेवियर. आई थिंक हम पहले इसका एक बार एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, दैट वुड क्लियर थिंग्स फास्टर. पहले आई विल रीड द एग्जाम्पल. रिया हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन अ कॉलेज डिबेट कॉम्पिटिशन. इन द पास्ट, सारी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी वो पास्ट से रिलेटेड. इन द पास्ट शी हैज़ परफॉर्म वेल इन पब्लिक स्पीकिंग एंड रिसीव्ड प्रेजेस फ्रॉम द टीचर्स. ये थोड़ा जो एक्सपेक्टेंसी है वो थोड़ा हमारा सेल्फ एफिकेसी से रिलेटेड है. ठीक है, शी बिलीव दैट इफ़ शी पार्टिसिपेट अगैन शी इज़ लाइकली टू सक्सीड. रिया बिलीव करती है कि अगर कॉलेज डिबेट कॉम्पिटिशन में उसने पास्ट में भी बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकिंग और उसके टीचर्स ने प्रेस किया है तो शी इज़ मोर लाइकली टू सक्सीड. दैट इज़ आर एक्सपेक्टेंसी. बट एट द सेम टाइम वो एक और चीज़ को देखती है, दैट इज़ द रीइंफोर्समेंट. क्या उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगी आफ्टर विनिंग द कॉम्पिटिशन? क्या उसे कोई रिवॉर्ड मिलेगा? क्या उसे कोई रिकॉग्निशन मिलेगा? अगर उसकी एक्सपेक्टेंसी हाई है और रीइंफोर्समेंट वैल्यू मतलब रिवॉर्ड, विनिंग, ये सब चीज़ें हाई हैं, तो शी इज़ मोर लाइकली टू कंटिन्यू दैट बिहेवियर. ठीक है, आई थिंक एग्जाम्पल इज़ प्रिटी मच क्लियर. तो मैं आगे बढ़ती हूँ. तो एक्सपेक्टेंसी क्या हुआ? पर्सन्स बिलीव दैट अ सर्टेन बिहेवियर विल लीड टू रिवॉर्ड और पॉजिटिव आउटकम बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस. हमने देखा उसमें पास्ट एक्सपीरियंसेस में देखा कि पब्लिक स्पीकिंग वगैरह वर्क करती है यानी रिवॉर्ड वगैरह उसे मिल रहा है यानी. ये सिमिलर टू बंडूराज कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी. व्हाट आई टोल्ड यू बिफोर कि थोड़ा सिमिलर है टू द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी. और इसमें रीइंफोर्समेंट वैल्यू हमने देखा कि कितनी जो रिवॉर्ड है वो अट्रैक्टिव है. अगर मैं अच्छा भी बोल लेती हूँ सब कुछ है पर मेरा जो रिवॉर्ड है मेरे को लगता है कि वो रिवॉर्ड इतना मेरे लिए प्लेजरेबल नहीं है तो आई वोंट डू दैट एक्टिविटी. दैट इज़ नोन एज एक्सपेक्टेंसीज. ठीक है, तो इससे वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ सोशल कॉग्निटिव अप्रोचेस. तो इसमें हमने वही बंडूरा का रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट, बिहेवियर एंड पर्सनल कॉग्निटिव 1, जिसमें हमने रिचर्ड का वो नॉट टीचर प्रेजेंट वाला एग्जाम्पल देखा. और सेल्फ एफिकेसी में हमने पढ़ा कि पर्सन की इफेक्टिव एक्सपेक्टेंसी होती है कि कैसे वो अपने गोल को पा सकता है, क्या वो पा सकता है अपने बिहेवियर, कितना वो एफर्ट डाले किससे वो कर सकता है. ठीक है, वो हाई और लो हो सकता है, हमने पढ़ा. और सिमिलरली उसके बाद हमने रॉटर्स की सोशल लर्निंग थ्योरी देख ली कि वो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन पे, कैसे हम रीइंफोर्समेंट वगैरह अवॉइड कर सकते हैं. लोकस ऑफ कंट्रोल के बारे में पढ़ा. एक्सपेक्टेंसी जो सिमिलर है हमारे सेल्फ एफिकेसी के कंसेप्ट से, बस इसमें रीइंफोर्समेंट वाला एक और पॉइंट आ जाता है. दैट कम्प्लीट्स हमारा सोशल कॉग्निटिव अप्रोच. ठीक है, अब एक बार हम पीछे एक बार चले जाते हैं. तो हमने चारों अप्रोचेस देख लिए, साइकोडायनेमिक, ह्यूमनिस्टिक, ट्रेट एंड सोशल कॉग्निटिव. चारों हमारी अप्रोचेस हो गई और ये हमारा सिलेबस है. तो हमारा नेचर ऑफ पर्सनालिटी हो गया, अप्रोचेस में साइकोडायनेमिक, ह्यूमनिस्टिक, ट्रेट, सोशल कॉग्निटिव भी हो गया. अब हम बाकी का बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ पर्सनालिटी, कल्चर, जेंडर एंड पर्सनालिटी, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो यू विल गेट ऑन दिस चैनल ओनली वेरी सून. ऑल्सो सेकेंडली, अगर इफ़ यू नीड दिस PPT यू कैन टेक्स्ट अस ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल. मैं उसका एक बार लिंक भी डाल दूँगी. एंड वैसे उसका नाम है @मनोविज्ञान_psychology. You can DM us there. I'll send you the PPT. And yeah, that's it.